एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी कमला और उनका 2 साल का छोटा बेटा नकुल रहता था। रमेश खुदाई का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्च चल पाता था, पर वो इतना नहीं कमाता था कि वो और उसका परिवार एक अच्छी ज़िंदगी बिता सके। एक दिन जब रमेश रात को थका हारा घर आया, तो आते ही कमला उससे बोली, आपको पता है ना, कल मुझे मायके जाना है। मुझे जाने से पहले कुछ पैसे दे देना। हाँ मुझे पता है, पर आज जो कमाई हुई उससे घर का सामान ही आ गया, बल्कि थोड़े पैसे कम ही पड़ गए थे। हे भगवान, अब मैं कैसे जाऊंगी अपने घर? खाली हाथ जाना कोई अच्छा लगता है क्या? कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो क्या मैं वहाँ किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी? मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, पर क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। और तुम्हें तो पता ही है कि कितनी कमाई हो पाती है और क्या ही बच पाता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं क्या ही करूंगी कहीं जाकर, यही ठीक हो। कमला रोते हुए अंदर चली जाती है। रमेश को भी कमला के लिए बड़ा ही दुख होता है कि वो अपने मायके नहीं जा पा रही। रमेश भी उदास होकर सो जाता है। अगले दिन रमेश काम के लिए निकलता है, पर उसे कहीं कोई खुदाई का काम नहीं मिलता। रमेश निराश होकर घर आने लगता है, पर तभी पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है। अरे ओ भाई, जरा सुनो तो। जी कौन? क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ भाई, तुमको ही बुला रहा हूँ, आओ। जी सेठ जी, बोलिए। तुम खुदाई का काम करते हो? जी सेठ जी। अच्छा, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी जमीन है, वहाँ मुझे ट्यूबवेल लगवाना है। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। रमेश बड़े ही मन से वहाँ काम करना शुरू कर देता है। पूरा दिन वो वहाँ की झाड़ियों को हटाने का काम करता है। सारी सफाई के बाद रमेश एक जगह को देखकर खुदाई करना शुरू कर देता है। जैसे ही रमेश खुदाई करना शुरू करता है, उसे बड़ा अजीब सा महसूस होता है, पर वो ज़्यादा ध्यान न देते हुए खुदाई का काम शुरू कर देता है। आज तो मैंने काफी काम कर लिया, रात भी होने वाली है, पर सोच रहा हूँ थोड़ा और गड्ढा खोद कर ही घर जाऊँ। रमेश गड्ढा खोद ही रहा होता है कि अचानक उसके फावड़े से कोई चीज़ टकराती है। रमेश फिर से फावड़ा मारता है, तो फिर से कुछ टकराता है। रमेश को लगता है कि ये ज़मीन में धंसे हुए पत्थर होंगे। जैसे ही थोड़ी मिट्टी हटाता है, तो वहाँ उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है। रमेश थोड़ी और मिट्टी हटाता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ तो सोना दबा होता है। रमेश जल्दी से और ज़मीन खोदने लगता है, तो उसे वहाँ ढेर सारा सोने का खजाना मिलता है। रमेश ने तो कभी इतना सोना देखा ही नहीं होता है। उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई उसे देखे इससे पहले ही वो जल्दी से खजाने को उठाकर जेब में भरने लगता है। पर जैसे ही वो जेब में खजाना डालता है, तभी उसे मिट्टी से धुआं आता दिखता है और फिर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। रुक जाए मूर्ख आदमी, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। कौन है यहाँ? रमेश इधर उधर देखने लगता है कि अचानक उसके सामने भयंकर शक्ल का भूत खड़ा दिखता है। बचाओ बचाओ मुझे कोई! ये मेरी कब्र है, मैं यहीं रहता हूँ और सालों से भूखा हूँ। तूने मेरी कब्र खोदी और ऊपर से मेरा खजाना चुरा कर ले जा रहा है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भूत जी, मैं तो यहाँ किसी का काम कर रहा था, मुझे नहीं पता था यहाँ आपकी कब्र है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे बीवी बच्चे कब से भूखे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये खजाना ले जाऊं, जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये खजाना ले जाऊं, जिससे हमारे घर के हालात सुधर सकें। मैं तुझे ये खजाना दे सकता हूँ, पर एक शर्त पर। क्या शर्त भूत जी? अगर तुम रोज मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आओ, तो मैं तुम्हें रोज इस खजाने में से एक चीज दे दूंगा। क्या? सच में? अगर ऐसा है तो जो तुम बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कल रात को मेरे लिए मिठाई लेकर आना, मेरा मिठाई खाने का मन है। रमेश बड़ा ही खुश होकर घर जाता है और अपने पत्नी कमला को मिठाई बनाने के लिए बोलता है। ये आपको आज क्या हो गया है? घर में खाने को नहीं है और आप मिठाई की बात कर रहे हो?
ओहो, जो मैंने बोला है बस तुम वो करो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर अगर तुम कल बढ़िया सी मिठाई बनाकर मुझे दे दोगी तो हमारे दिन बदल जाएंगे।